स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम बिग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको मैं इस चैप्टर में पूरा कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती हैं, अगर कोई गिवन आपको प्रॉब्लम है तो उससे कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनको सॉल्व कैसे करने हैं, इसके जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनको बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं, अलजेब्राइक मेथड्स क्या होते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, देन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो भी पढ़ेंगे हम, और जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर को मैंने 6 लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है, तो आपको 6 लेक्चर्स पूरे देखने हैं और आप उनको देख लेंगे तो आप फोड़ू हो जाएंगे, और चैप्टर में जब बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप फोड़ के आएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है बिल्कुल। और दोस्तों मैंने आपको 6 लेक्चर में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि भी कोई बड़ी चीज को अगर हम शॉर्ट में चेंज कर देते हैं, शॉर्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा समय के लिए याद रखता है। इसका अगर मैं एक लंबा वीडियो बना देता तो वो बोरिंग हो सकता था, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको 40-40 मिनट के 6 लेक्चर्स देखने हैं, तो उससे आपकी कम मेहनत होगी और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे और ज्यादा समय के लिए याद रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। प्यारे दोस्तों अब हम समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि भाई वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो ऐसी चीजें जो चेंज होती रहती हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी एज क्या है, तो अभी वो मान लीजिए 15 ईयर्स का है, कल को 16 ईयर्स का होगा, फिर 17 ईयर्स का होगा, तो वो वेरी कर रही है। तो वेरी से क्या बना है, वेरिएबल। जो चीज वेरी करती हो, जो चेंज होती हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, वाई से, या जेड से, या एस टी से भी कर सकते हैं, यू और बी से भी कर सकते हैं। मतलब जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनको, जो लास्ट के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको लेते हैं हम वेरिएबल से, और हमेशा स्मॉल में लेते हैं, मतलब कैपिटल केस में नहीं लेंगे, स्मॉल में लेंगे अल्फाबेट्स को, तो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर स्टूडेंट्स देख लीजिए कि आपके जो एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आगे आप पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3। तो उसके जो वर्टाइसेस होते हैं वो पॉइंट भी होते हैं, वहाँ पे 2 लाइन के आके जुड़ जाती हैं। तो इनके जो वर्टाइसेस होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको स्मॉल से नहीं करेंगे। जैसे इसको करेंगे ए से, इसको बी से, इसको सी से, तो उसको स्मॉल ए से नहीं कर सकते। ये मैथ के कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, है ना, जो आपको याद रखने हैं। अगर मेरे को उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करनी होगी तो स्मॉल ए से कर सकता हूँ, वो एप्लीकेबल है। लेकिन जब वर्टाइसेस जो पॉइंट होंगे उनको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम समझेंगे भाई इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन क्या होती है, कोई भी आपकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो उनके बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगा हो तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2x + 3y = 5, तो इक्वल टू का साइन लगा है, इधर एक एक्सप्रेशन है, इधर एक एक्सप्रेशन है, तो क्या होगा, ये एक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × x⁻0। किसी की भी पावर अगर 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 होता है, तो इसको 5 × 1। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं तो उनको भी हम वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गई। एक्सप्रेशन में क्या हो गया, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा, और बीच में इक्वल टू होगा, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब लीनियर इक्वेशन क्या आती है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगर जिन बच्चों ने वो नहीं देखा हो वीडियो तो लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं और फिर से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई पॉलिनोमियल है p(x) मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है 3x² + 2x + 3। तो ये पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री की एक्सप्रेशन है, ये क्या है, 3x वाली ये टर्म है, उसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं, डिग्री, या फिर एक्सपोनेंट
वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो कह सकते हैं, या पावर भी कह सकते हैं इसी चीज को। जो वेरिएबल है उसकी पावर जो होगी, तो एक्सप्रेशन में जो पावर होगी वेरिएबल की, अगर वो 1 होगी तो हम उसे लीनियर कहते हैं। अगर वही पावर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अगर हाईएस्ट पावर आपकी 3 हो जाएगी तो वो हो जाएगी क्यूबिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो यहाँ पे पावर क्या है उसकी 1। यहाँ पे वेरिएबल है y, तो पावर क्या है उसकी 1। तो क्या हो गई ये एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। और फिर इक्वल टू का साइन है तो क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या थी, एक इक्वेशन थी। यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 5, ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है ना, एक है x और एक है y, तो 2 वेरिएबल हो गए और दोनों कैसे हैं, लीनियर है। अब यहाँ पे एक और चीज आप समझिएगा, अगर ऐसे लिखा होता 2x × y + 3y = 5, तो यहाँ पे ये वेरिएबल देखिए मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 + 1 दैट इज 2। यहाँ पे पावर 2 है, जो एक्सपोनेंट है वो कितना है वेरिएबल का, 2 हो गया है। तो ये लीनियर नहीं रही, इसको आप लीनियर मत कहना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन या कौन सी इक्वेशन लीनियर है और इस तरीके का लिखा है, तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके की अगर आ जाए तो वो लीनियर नहीं होगा, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, कैसी, इन 2 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशन मैं और लिख देता हूँ, 3x + 4y = 30। ये भी इक्वेशन लिख दी मैंने। ये कैसी है, इन 2 वेरिएबल्स, ये भी 2 वेरिएबल्स में है। तो ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया। क्या हो गया, जोड़ा हो गया, किसका, इक्वेशंस का। तो इक्वेशंस का जोड़ा हो गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पेयर। जोड़े को हम क्या कहते हैं, जोड़ा हो गया ना, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पेयर। कपल भी कह सकते हैं, कपल फिजिक्स वाला वर्ड हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पेयर। तो जब जोड़ा हो जाता है, जैसे आपने देखो शूज का क्या होता है, जोड़ा होता है। चप्पलों का क्या होता है, जोड़ा होता है। एक चप्पल तो कोई सी काम की नहीं रहती, हम रख देते हैं या फेंक देते हैं, जनरली कबाड़ी वाले को दे देते हैं। और कुछ बच्चियां जो हम गांव में छोटे थे तो क्या कहते थे, एक चप्पल होती थी, मम्मी रख देती थी या दादी रख देती थी, तो हम क्या करते, उसका पहिया बना लेते थे, खेलते थे, है ना स्टूडेंट। तो वो किसी काम के नहीं रहते, तो जोड़ा हो रहेगा वही काम का है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने चैप्टर को स्टार्ट। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस निकालेंगे मतलब x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो उसको निकालने के अलग अलग मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर कोई भी आपकी एक इक्वेशन है, कोई भी आपकी एक पॉलिनोमियल है, तो आपको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन 2 वेरिएबल की जो भी इक्वेशन होगी ग्राफ में, उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ग्राफिकली भी इसके मेथड देखेंगे। फिर होते हैं एक एल्जेब्राइक मेथड होते हैं, जिसमें आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, फिर एलिमिनेशन मेथड आता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। तो ये 3 मेथड होते हैं, इन पे बेस आपकी एक्सरसाइज है, जिनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड्स। समझिए स्टूडेंट्स, देखिए आपकी जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2x + 3y = 5। ठीक है, तो इस 5 को मैं इस तरफ भी ला सकता हूँ, तो कैसे बन जाएगी ये, 2x + 3y - 5 = 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल टू तो रह रहा है, लेकिन ये इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। तो लेफ्ट एक्सप्रेशन भी है यहाँ पे, राइट एक्सप्रेशन भी है, तो इनको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, इसकी एक जनरल एक्सप्रेशन होती है ना। ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले हम समझ लेंगे कि इनकी एक जनरल एक्सप्रेशन होती है। वो क्या होती है, ये देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट है। 2, 3, 5 क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, और x और y क्या है, वेरिएबल। तो देखिए इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनको करते हैं ax + by + c = 0। इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जोड़े में पढ़ रहे हैं। जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसी है, जोड़े में है। तो जब जोड़े में हो जाएंगी तो कैसे बनेंगी कि भाई ax + by + c। दूसरी भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, 2x + 3y
-9 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी एक्सप्रेशन है ये, और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं 9x + 7y - 7 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके की इक्वेशंस बनेंगी। तो इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी? इनकी जनरल फॉर्म सबकी एक जैसी होगी इस तरीके से, लेकिन a, b और c की क्या अलग वैल्यू होगी हर एक्सप्रेशन में। इसमें क्या थी 2 है, 3 है, -5 है, इसमें क्या है 9 है, 7 है और -7 है। तो a और b की वैल्यू चेंज हो रही है। और लेकिन जो आपके वेरिएबल हैं ये देखिए, ये वेरिएबल सेम रह रहे हैं, मतलब इसमें जो x रहेगा वही वेरिएबल यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो 2x + 3y और यहाँ हो गया 9s + 7t - 7 इज इक्वल टू 0 ना। ये जो s है और जो t ये अलग वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दोनों इक्वेशन अलग हो जाएंगी, मतलब कोई रेलिवेंट नहीं रहेगा। फिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगी, जोड़ा थोड़ा ना कहलाएगा। एक ले लो आप जूता और एक ले लीजिए चप्पल, तो वैरायटी तो चेंज हो गई ना। मतलब दोनों जूते होने चाहिए या दोनों ही चप्पल होनी चाहिए। यहाँ तो वेरिएबल चेंज हो गए, यहाँ s और t है, वहाँ पे आपके x और y है, तो उस तरीके से नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में जरूर रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बता रहा था आपको कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशंस की। तो दो इक्वेशन है तो दो आएंगी, तो क्या हो जाएगा a1 b1 और c1 इक्वल टू 0। फिर a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म होगी। इसको आप बॉक्स भी कर लेना, ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको समझना है। आपके यहाँ पे a और b और c क्या हो जाएंगे? जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर हमने आपको बता दिया है, पहला चैप्टर ही आपकी बुक का रियल नंबर है, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स होंगे और x और y क्या है? वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स जब भी आप जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये क्या है? पूरा एक प्लेन है। आपकी कॉपी जिस तरीके से पूरी प्लेन है, ऐसे ही ये व्हाइट बोर्ड भी प्लेन है। तो प्लेन में जब दो लाइन होंगी, दो इक्वेशन है ना, तो दो लाइन होंगी, तो दो लाइन कैसे मिलती हैं? या तो ऐसे आएंगी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, या फिर ये सीधी जा रही है, ये भी सीधी जा रही है, मतलब पैरेलल है। पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, तो ये केस भी बन जाएगा। और एक केस क्या बनेगा? एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन इसी के ऊपर गई, मतलब कोइंसिडेंट हो गई है, तो ये थर्ड केस हो जाएगा आपका। तो तीन केस होते हैं, तो ग्राफ में हम इनको समझेंगे इन्हीं को, तीनों केसों को। आपको रिप्रेजेंट करना भी बताऊंगा कि कैसे आप जो वर्ड्स में आपकी इक्वेशंस होती हैं बताया गया होता है उनको अलजेब्राइकली कैसे लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स तो लिखना ही नहीं जानते कि वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम दे रखी है उनको कैसे लिखते हैं, अलजेब्राइकली उन्हें कैसे लिखा जाता है, फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा समझाया जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए लिखे कुछ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है उनकी जनरल फॉर्म क्या रहेगी? तो जनरल फॉर्म रहेगी a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होगी, ये नहीं होगी। कुछ बच्चे अभी तक कंफ्यूज रहते हैं, पूरी 10th क्लास पढ़ लेते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं क्या? a1x + b1y इज इक्वल टू c1, ये जनरल फॉर्म है। तो ये जनरल फॉर्म नहीं है, जनरल फॉर्म ये होगी जब इक्वल टू के 0 होगी, ठीक है। आगे जो मेथड है आपके तो उनमें जनरल फॉर्म यूज होगी, तो ये लेनी है आपको, ये नहीं लेनी है, ये गलत हो जाएगी। इसका यूज आप कर सकते हैं लेकिन ये जनरल फॉर्म नहीं कहलाएगी। जब आपकी इक्वेशन पूरी 0 के इक्वल होगी वही जनरल फॉर्म होगी। आपकी बुक में मेंशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है, धैर्य रखना है और चीज को आराम से समझना है, क्योंकि एवरी टॉपिक नीड्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड। हर टॉपिक को चाहिए कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करें आप। ऐसे नहीं कि जादू की झड़ी घुमाई और सब कुछ आ गया आपको एक साथ, ऐसा नहीं होगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं जो मार्क्स लेकर आते हैं एक दिन में टॉपर नहीं बन जाते, धीरे धीरे मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तभी समझ में आती हैं बातें, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आराम से समझना है। आप किसी भी फैकल्टी को फॉलो करें, यूट्यूब पे या कहीं और भी पढ़ें, आप पूरा जब तक टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप चीज़ों को, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। उसके बाद
A1 B1 C1 ये सब क्या है, रियल नंबर है। और ये क्या कह रहा है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि भाई हमारा जो A1 है और B1 है वो साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। मतलब या तो A1 0 हो गया, ठीक है हो गया, तो B1 0 नहीं होगा। यहाँ पे अगर A1 0 हो गया लेकिन B1 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये कहने की बात इस तरीके से मैथ में लिखते हैं। उसी को A2 और B2 का स्क्वायर ये दोनों क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते, क्योंकि साइमल्टेनियसली A2 और B2 भी 0 नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे A2 भी 0 हो जाए, B2 भी 0 हो जाए, तो क्या बचेगा, C2 इज इक्वल टू 0। तो ये काय के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ पा रहे हैं आप। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल लेंगे हम 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं टू वेरिएबल में। कैसे, 0x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये टू वेरिएबल में बन गई। यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, 0 हो गया, b क्या हो गया, 3 हो गया, c क्या हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से। लेकिन दोनों 0 नहीं कर सकते, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को भी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नहीं होंगे, तो आप नहीं समझिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो, ठीक है। उसके बाद व्हेन टू लाइन्स आर इन प्लेन, अभी मैंने आपको समझाया कि जब आप प्लेन में होती है कोई दो लाइन, तो उनको जो उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके 3 केसेस बनते हैं। तो वही मैंने आपको बता रखी है पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कि दो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। दो लाइन है तो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे आगे, वही आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएंगी। तो इंटरसेक्ट हो रही है। फिर या फिर दो लाइन इंटरसेक्ट ही ना हो, विल नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ही ना हो तो क्या हो, मतलब पैरेलल हो। वो जब पैरेलल लाइंस होती हैं वो तो मिलती नहीं है। जैसे नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, तो वो क्या हो गए, पैरेलल्स हो गए। फिर तीसरा केस आता है टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, क्या हो, एक लाइन एक के ही ऊपर हो। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन हो जाए, तो वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, तो उसके सॉल्यूशन तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये केसेस आपके बनते हैं, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं हमेशा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम सीखेंगे कोई गिवन कंडीशन या सिचुएशन को कैसे हम लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के मेथड सीख जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक जो चीज़ है कि आपको गिवन कंडीशन और सिचुएशन से कैसे अलजेब्राइक इक्वेशंस लिखनी होती हैं, तो उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, और साथ में सीखेंगे उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहे हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, मतलब 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना होता था, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 7 साल पहले। तो अभी हम क्या मान लेंगे कि प्रेजेंट एज जो आफ्ताब की है वो x है, और उसकी बेटी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, y। प्रेजेंट एज मांगना है, हमेशा क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रेजेंट एज ही मान के चलना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x, ये x मान ली, ठीक, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y। अब देखिए स्टूडेंट, 7 years पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7, तो आफ्ताब की 7 साल पहले क्या एज होगी, आफ्ताब की 7 years एगो क्या एज होगी, जो अभी है उसमें से 7 माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ऐसी उसकी बेटी की क्या हो जाएगी, आफ्ताब डॉटर की क्या हो जाएगी, अभी क्या है y, और उसमें से 7 माइनस कर देंगे, तो ये एज हो जाएगी उसकी 7 साल पहले। अब कंडीशन क्या कह रही है कि जो आफ्ताब की एज है 7 साल पहले वो क्या है, 7 टाइम्स उसकी डॉटर की एज से, तो लिख देंगे उसको x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। 7 साल पहले उसकी बेटी की एज ये होगी, तो उसके 7 टाइम्स थी किसकी, आफ्ताब की एज। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 7 जो 49 होता है। अब इन सबको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं हो जाए तो 0। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन।
ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स कर दीजिए या इसका आप नंबरिंग कर सकते हैं नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन भी इन्होंने दे रखी है दूसरी इक्वेशन के लिए, वो क्या दे रखी है, आल्सो और 3 years from now, मतलब अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, मतलब 3 साल बाद आप जितने साल के होगे उसका मेरी एज 3 गुना हो जाएगी। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, जो अभी है उसमें 3 ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप अभी 15 ईयर्स के हैं तो 3 साल बाद आप क्या हो जाएंगे 15 + 3, तो वैसे ही आफ्ताब अभी कितना है x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x + 3, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्सप्रेशन कि क्या है x + 3 = 3 टाइम्स उसकी डाटा कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद y + 3। कितना आसान है देखिए, तो x + 3 ये क्या हो गया 3y + 9। अब सबको इधर ले आएंगे तो x - 3y + 3 ये -9 = 0 और सॉल्व करेंगे x - 3y - 6 = 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसको बॉक्स कर दीजिए या फिर नंबर 2 दे दीजिए। अब इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ये गिवन कंडीशन थी या सिचुएशन मान लीजिए, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिकली, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा कि लीनियर जो इक्वेशन होती हैं उनको ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं। ये होती है हमारी x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। तो इसमें भी जो हमारे वेरिएबल हैं x और y हैं, तो इनको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेंगे ये, तो उसके हमें ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, तो उनको हम बना के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x को आप 0 मान लीजिए, x इसका बॉक्स मैं यहाँ बना देता हूँ। अभी तक आप सीखते भी आएंगे बॉक्स बना के। यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे y। अब देखिए x को अगर मैं इसमें 0 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा -7y + 42 = 0 और -7y = -42। यहाँ से y निकल के आएगा मेरा 6। y क्या निकल के आएगा 6। इसको आप रफ में भी लिख सकते हैं, अभी जो लास्ट वाला मैंने किया इसको रफ में आप कर सकते हैं। तो जब x हम 0 पुट करेंगे तो y क्या निकल के आ रहा है 6। सिमिलरली x की आप कुछ अब दूसरी वैल्यू लेंगे। अब हम y 0 रख के देख लेते हैं, y हमने 0 रख दिया, एक बार x 0 रख के देखा करिए और एक y देखिए। अब इस इक्वेशन में अगर हम y 0 कर दें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x + 42 = 0 क्या हो जाएगा, x + 42 = 0, ठीक है। तो x क्या आएगा -42, एक ये आ रही है वैल्यू, लेकिन -42 यहाँ पे आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, x बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर भी हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक वैल्यू और निकाल के देखेंगे। अभी हमारे पास क्या है, x - 7y + 42 = 0 है। यहाँ पे अगर y की जगह मैं 5 रख के देखता हूँ तो क्या होता है, देखिए x - 7 × 5 ये करके देखता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x - 7 × 5 + 42 = 0। तो ये क्या हो गया -35, x - 35 + 42 = 0। तो x यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा -7। यहाँ पे कट जाएगा तो x + 7 बचेगा, उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो ये हो गया -7, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट बन रहे हैं, ये 0,6 और -7,5 बन रहे हैं। तो इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो देखिए 0,6 क्या है, 0 मतलब x एक्सिस क्या है 0 है, और y क्या निकल के आ रहा है 6 निकल के आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, -7,5, मतलब जो y है वो 7 है, मान लीजिए यहाँ पे 7 है, तो ये 7 हो गया, और y क्या है 5 मतलब यहाँ पे ये इसके इक्विवेलेंट देखिए ये, तो ये कुछ लाइन बनेगी। ये पॉइंट हमारा आ रहा है -7,5। अब 2 पॉइंट आ गए तो एक लाइन हम बना सकते हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर दी, ये लाइन बनी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या थी ये, x - 7y + 42 = 0। ये थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक लाइन हो गई, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक लाइन। अब सेकंड लाइन हमें बनानी है, तो यही प्रोसीजर हम सेकंड में करेंगे। क्या है, x - 3y - 6, तो यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए
ये बॉक्स बनाना, ये आप फेयर में कर सकते हैं, बॉक्स बनाना फेयर में कर सकते हैं। ये x है, ये y है। अब इस इक्वेशन में आप x को 0 कर दीजिए, x हमने 0 पुट कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x 0 हो गया, उसको लिखेंगे नहीं, बचा क्या 3y माइनस 6, ये बचा 6 उधर चला जाएगा तो 3y इज इक्वल टू 6 और यहाँ से y क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब x की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो y आपका -2 आता है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व आप रफ में कर लेंगे साइड में, लेकिन ये टेबल जरूर आप फेयर में बनाइए। अब y की वैल्यू 0 कर देते हैं तो इस पूरे y को हम 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचेगा तो x इज इक्वल टू 6। तो y जब 0 तो x इज इक्वल टू 6। देखिए y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0, -2 एंड 6, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आया 6, 0 और एक आया 0, -2। तो x कोऑर्डिनेट है 6 मतलब 6 ये, और y है 0 तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है 0, x 0 है और y क्या है 2 है माइनस का, तो 1, 2 ये पॉइंट हो गया। तो 2 पॉइंट आ गए तो हम क्या बना सकते हैं, लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। देखिए ये, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे कर जा रही है, इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे, ये लाइन कहलाएगी, लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगी। लाइन सेगमेंट सिर्फ इतनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जब ऐसे एरो के साथ जा रही है तो वो पूरी लाइन कहलाएगी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या थी ये, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स भी बता सकते हैं, पॉइंट्स क्या है, ये 0, -2 है, ये 6, 0 है। तो इस तरीके से आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो मैंने बॉक्स में बता दिया, x माइनस 7y प्लस 42 और x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है, क्योंकि यहीं से आपकी बुनियाद बनेगी, फाउंडेशन बनेगी। अगर ये नहीं समझेंगे तो लास्ट वाले समझ में नहीं आएंगे। तो आपको फाउंडेशन अच्छी करते हुए चलना है और पेशेंटली आपको आराम से हर चीज़ समझनी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300 and represent this situation algebraically and geometrically. आपको 2 सिचुएशन दे रखी हैं, जब वो बैट खरीद रहे हैं 3 और 6 बॉल खरीद रहे हैं इतने रुपए के। फिर दे रखा है कि एक बैट और खरीदते हैं और फिर 3 बॉल और खरीदते हैं, वो 1,300 रुपीज़ के खरीदते हैं। तो आपको इसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशंस बनानी है आपको, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ पे आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है। बस इतना छोटा सा काम करना है। कितना आसान है देखिए, समझते हैं। आपको लिखना होगा लेट द कॉस्ट ऑफ ए बोट एंड बॉल बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। या रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले बैट लिखा है तो उसके लिए ही जो पहला वेरिएबल यूज हुआ है, बाद में बॉल लिखी है तो बाद वाला वेरिएबल इसके लिए है। ठीक है, इसका मतलब हो गया रेस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स हमने ये मान लिया, अब लिखेंगे एक्सप्रेशंस। तो क्या कह रहे हैं देखिए, 3 बैट, तो 3 बैट का प्राइस कितना हो गया 3 इंटू x। एक का कितना है x, तो 3 का 3x। सिमिलरली एक का प्राइस क्या है बॉल का y, तो 6 का 6y। अब इन दोनों का प्राइस टोटल कितने में खरीदा उसने 3,900। बस इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 390 है। तो 3 क्या है सबके पास है, तो इस इक्वेशन को हम 3 आउट डिवाइड कर देंगे, थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड एबव इक्वेशन बाय 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा x, यहाँ बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसको आप नंबर 1 भी दे सकते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी जो बनेगी वो दूसरी रिलेशन से बनेगी। उसमें क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक बैट और खरीदा है और 3 बॉल और खरीदी है, मतलब एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी है। कितने की 1300 की। तो लिखिए एक बैट की कॉस्ट x, 3 बॉल की कॉस्ट 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए कुछ कॉमन है, 1 है, 3 है, 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इसको बॉक्स कर सकते हैं आप। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो ये पॉइंट्स मैंने पहले से ले रखे हैं,
-500 -1000 इस तरीके के ये पॉइंट ले रखे हैं क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर रखी है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, वही पुराना मेथड, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिया हमने, एक जगह लिखा x, एक जगह y। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन में मैं y को 0 कर देता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे y को मैं 0 कर देता हूँ तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 1300, y को 0 कर दिया तो x आया 1300। इस तरीके से स्मार्टली आपको सीखना पड़ेगा, बार बार वो रफ में नहीं लिखेंगे, ऐसे करेंगे हम। फिर अब y को 0 रखा, अब x को 0 रखूंगा तो क्या आ रहा है, देखिए x को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो y आएगा मेरा 750। देखिए x 0 कर दिया तो y क्या आएगा यहाँ पे, तो 0, तो बचेगा 2y इज इक्वल टू 1300, दैट इज y इज इक्वल टू 1300 बाई 2, दैट इज 7, 2 6 12, 1 इसको जाएगा तो ये 5 0, तो 750 आएगा, ये लिख देंगे हम 750। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक हो गया 1300,0 और एक 0,750। तो यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे पॉइंट को, तो x इज इक्वल टू 1300, तो ये यहाँ कहीं आएगा, मान लीजिए ये है, और 0 है y कोऑर्डिनेट तो x एक्सिस पे आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x हमारा 0 है लेकिन y क्या है 750 पॉजिटिव का, तो ये यहाँ आएगा 750 बीच में आएगा, यहाँ इन दोनों 1000 और 500 के बीच में। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो देखिए ज्वाइन कर रहे हैं हम, ये हमने ज्वाइन कर दी, इसको ऊपर भी एक्सटेंड कर देंगे, ये हमने इसको ऊपर एक्सटेंड कर दी ये, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन सॉल्व। यहाँ पे भी हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स को आपको फेयर में जरूर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इसको रफ में मत लिखिएगा, ये x और ये y। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से y को अगर 0 कर दें तो x हमारा क्या आ रहा है, ये छिप गया, 0 हो गया मतलब छिप गया, है ना। अब x क्या हो गया 1300, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम y को क्या ले लेंगे 300 लेके देखिए, या x को ले लीजिए, x को आप कितना 400 ले लीजिए, 400 ले लिया, 400 ले लिया तो x इज इक्वल टू 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, फिर 3y इज इक्वल टू 400 इस तरफ जाएगा, तो 1300 में से 400 माइनस करेंगे तो 900 आएगा, 900 आया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 900 बाई 3 कितना हो गया, ये 300 हो गया, तो ये आ गया y हमारा 300। तो ये वाले पॉइंट आ गए, तो दो पॉइंट आ गया अपने 1300, 1300, x क्या 1300, तो ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1300, ये तो हमने पहले कर रखा है, इसमें भी आया था देखिए 1300, और फिर y क्या है इसमें 400, x हमारा क्या है 400 यहाँ है, और y क्या है 300 y इधर, तो ये इधर आएगा। ठीक है, y यहाँ पे 300 है और ये 400 है, तो देखिए ये एक पॉइंट ये हो गया, तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे। आप तो ग्राफ पेपर पे करेंगे तो स्केल से करना, एक पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट पे स्केल रखा, फिर ऐसे करके लाइन खींचना। ठीक है, इस तरीके से, तो वो सुंदर भी लगेगा बहुत। अब देखिए दूसरी इक्वेशन ये आ गई, इस पे आप लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो हमने ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली भी और अलजेब्राइकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही आसान था, आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, and after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है 160 है किसी दिन। फिर एक महीने के बाद ये देखते हैं, फिर क्या देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स, दोनों की कॉस्ट कितनी है 300। तो इससे आपको दो रिलेशन मिल गई, तो दो रिलेशन मिल गई मतलब आप दो इक्वेशंस बना सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए आपको जो कॉस्ट है एप्पल की और ग्रेप्स की उसको मानना पड़ेगा कुछ। तो हमने क्या माना है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। मतलब जो एप्पल है उसका 1 किलो हमने क्या मान लिया है, कॉस्ट x मान लिया है, और जो अपना ग्रेप्स है उसका 1 किलो kg का कॉस्ट हमने माना है y। अब रिलेशंस में इसको पुट करते हैं, तो देखिए 1 किलो की है x, तो 2 किलो एप्पल की कितनी हो जाएगी 2x, फिर 1 किलो ग्रेप्स की क्या है y लिख दी, टोटल कितना हो रहा है 160।
ये इक्वेशन बनेगी। तो देखिए यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। इसको आप बॉक्स कर सकते हैं या नंबर 1 भी दे सकते हैं। सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y इज इक्वल टू 300। आप देखिए कॉमन देखिए इसमें 2 है, इसके पास 2 है, 2 है, थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। मतलब 2 को यहाँ से डिवाइड करना है, यहाँ भी डिवाइड करना है और यहाँ भी डिवाइड करना है। ऐसे हम इक्वेशंस में कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये और सिंपलर फॉर्म होगी। तो हमें जब ग्राफ बनाना पड़ेगा तो छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। सही ये भी है और ये भी है, तो दोनों में से आप किसी को भी बॉक्स कर सकते हैं। एग्जामिनर किसी को गलत नहीं कर सकता। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्राइकली। अब ग्राफिकली करना है तो हमें एक्स और वाई के अलग अलग पॉइंट्स निकालने होंगे। इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है उसी ट्रिक से हम करेंगे। बहुत सिंपल है, एक बार x को 0 ले लेंगे, यहाँ पे x को 0 ले लिया तो ये गायब हो गया। तो y क्या बचा 160। अब हमने y को 0 कर दिया, y को पुट कर दिया, ये गायब हो गया। तो x क्या बचा 2x इजिकल टू हो गया था 2x इजिकल टू 160। ये देखिए ना, इसको मैं गायब कर दूंगा तो 2x इजिकल टू 160 आएगा। तो x इजिकल टू क्या आएगा 80, x 80 आया, उसको यहाँ पुट कर दिया। 2 पॉइंट मिल गए हमको 0, 160 एंड 80, 0। इनको पुट कर देना है 0, 160। तो ये पॉइंट इधर आएगा 160 यहाँ पे। फिर दूसरा क्या है 80, 0, 80, ये 75 है तो 80 इधर आएगा, 80, 0, y कोऑर्डिनेट 0 है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इस पे लिख देंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम या आप फेयर कॉपी में, तो स्केल लेके बनाएंगे, उससे थोड़ा अच्छा एकदम एग्जैक्ट बनेगा। इस पॉइंट पे रखिए, इस पॉइंट पे और ऐसे करके बना दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आया है, दूसरा पॉइंट है, अब दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे हम। दूसरी इक्वेशन में देखिए ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे हम, बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे एक को 0 ले लीजिए, दूसरे को लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे x को 0 ले लेंगे, तो 0 लेंगे तो ये गायब, तो y क्या आ रहा है 150। फिर y को 0 ले लेंगे तो ये गायब। अब 2x इक्वल टू 150, x क्या हो जाएगा 150/2 दैट इज 75। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे 0, 150। 0 x क्या है हमारा 0 और y क्या है 150, तो 150 वाला ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा 75 x हमारा है, 75 y है 0, तो ये वाला पॉइंट। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बनेगी। इस पे आप लिख सकते हैं क्या इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। देखिए उससे थोड़ा नीचे सब कुछ सेम है, बस 150 और 160 का अंतर है, तो इसलिए नीचे आई है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दी ग्राफिकली। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मुबारक हो जी, आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ग्राफ बना के हम इनकी x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्राफ पेपर पे जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो 2 लाइंस बनती हैं और उन 2 लाइंस के 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। तो उन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला केस बन रहा था कि वो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, कॉमन है, दोनों लाइन में है, इस लाइन में भी है और इस लाइन में। मान लीजिए ये वाली जो लाइन है इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसकी क्या थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी ये कंडीशन थी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जब इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट हम समझेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इनको
हम और डिस्कस करेंगे। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैव अ सॉल्यूशन। जिन लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा उनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, और जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा उनको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट, जो इक्वेशन होती हैं वो कंसिस्टेंट होती और इनकंसिस्टेंट होती हैं, सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आप इनमें ध्यान रखिएगा, जो सॉल्यूशन निकल के आएंगे एक्स और वाई के, उनको आप नहीं कह सकते कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कह सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में क्या है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, a1x v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो ये थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये उस पर क्या हो गई है, ओवरलैप हो गई है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए, देखिए एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो इनको हम कहते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखिए, द लाइंस में बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या हैं, बहुत सारे हैं। जब एक ही सॉल्यूशन होता है तभी हम क्या कह देते हैं, कंसिस्टेंट। यहाँ तो सॉल्यूशंस बहुत हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस को कहेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो तो मतलब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब स्टूडेंट थर्ड केस में आते हैं। तो थर्ड केस क्या बताया था मैंने, कि जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कहीं पे इंटरसेक्ट तो होंगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। द लाइंस में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या बताया मैंने, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैव नो सॉल्यूशन, तो उन्हें हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये तीन केसेस थे। अब हम समझेंगे इनको पॉइंट वाइज कि इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकली और अलजेब्राइकली क्या कंडीशंस होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए यूजफुल रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कि कोई गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। उसके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसको हम समझेंगे बाय कंपेयरिंग दी रेशियोज। कोफिशिएंट के जो रेशियो होंगे उनको कंपेयर करके हम समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए ये आपकी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होंगे b1 बाई b2 के, तो a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, और b1 b2 क्या है, y के कोफिशिएंट है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। ग्राफ पे जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं तो सॉल्यूशन क्या आता है, एक आता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यही जो रेशियो है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाता है, और वही c1 बाई c2, मतलब तीनों के रेशियो आप निकालेंगे और तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे, ग्राफिकल पे कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन की होगी, कोइंसिडेंट लाइन, जैसा हमने अभी आपको करके दिखाया था पहले। तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट को देख के ही बता देंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। जब कोइंसिडेंट होंगी तो वही क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट भी होगी और डिपेंडेंट भी होगी। इसमें क्या होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सिर्फ आपको कोफिशिएंट ही
कंपेयर करने हैं, उससे ही आप बता देंगे। अब यहाँ पे भी अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ये भी कंसिस्टेंट हो गया, तो दोनों केसेस कंसिस्टेंट के हो गए, है ना। और यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। अब तीसरा केस आता है हमारा पैरेलल लाइंस वाला, तो उसमें क्या रहेगा, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। ध्यान से देखिएगा, ये केस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या होगा, A1 by A2 और B1 by B2, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन C1 by C2 का रेशियो सेम नहीं होगा, वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आता है निकल के ग्राफ में देखेंगे आप, ऐसे क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब बताइए ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। जब सॉल्यूशन हमारा नो होता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 3 है। तो यहाँ पे आप लिखिए A1 हो गया हमारा और A2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1/3। अब देखिए यहाँ पे B1/B2 का रेशियो, तो ये क्या है, B1/B2, ये इसको आप प्लस ले लीजिए आप ही समझने के लिए, तो ये हो जाएगा 2/4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो गया, 1/2, 1/2 हो गया। तो क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है, 1/3, ये 1/2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट भी होगा, है ना, ये तो जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से आप बता पाएंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके रखी है। अगर आपको सॉल्व करनी है तो वो लेक्चर आप जरूर देखें, उसमें इसी तरीका के क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे A1 2 है, A2 4 है, और यहाँ पे B1 3 है और B2 क्या है, 6 है। इसको आप कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे A1/A2 क्या हो गया, 2/4, और B1/B2 3/6। इनको कट करेंगे तो क्या आ गया, 1/2, और ये भी 1/2। मतलब A1/A2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है किसके, B1/B2 के। और C1/C2 देखिए क्या है, 9/8 माइनस 9/18, माइनस 9/18 है, ये भी क्या हो गया, 1/2। तो तीनों इक्वल हो गए, तो ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। तो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी ग्राफ में, और सॉल्यूशन क्या होंगे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड वाली आप देखिए, ये वाली A1/A2 क्या हो गया, 1/2, और ये भी 2/4, तो मतलब 1/2, है ना। ये 1/2 इक्वल टू 1/2, और ये क्या हो गया, C क्या हो गया, देखिए -4/12, ये क्या हो गया, 1/3। तो ये तो इक्वल हैं, बट ये लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो थर्ड कंडीशन आ जाती है। तो इसमें क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस पे और लेक्चर्स भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शंस। इसके जो नेक्स्ट कंसेप्ट हैं और एक्सरसाइज हैं उन पे वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट है कि सितंबर तक आपका जो सिलेबस है मैथ का उसे कंप्लीट कराना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर आएँ और हमारे साथ रहें। हम सितंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।